फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज पर। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमारा वो होगा गोलीय दर्पण। क्योंकि हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश जो होता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो गोलीय दर्पण अथवा समतल दर्पण पर टकराती है तो कैसा व्यवहार करती हैं। कहने का मतलब है कि दर्पण सबसे पहले जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण जानने से के लिए ये समझेंगे कि दर्पण एक प्रकार का अपारदर्शक माध्यम होता है। अपारदर्शक माध्यम का मतलब ये होता है कि यदि कोई किरण उस पर जाकर टकराएगी तो टकराने के बाद यह इसके इस पार नहीं जा पाती है। इसका मतलब है कि ये जिधर से आती है उधर ही लौट जाती है। तो ये एक प्रकार का अपारदर्शक माध्यम हुआ और इस अपारदर्शक माध्यम को हम दर्पण की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन दर्पण की परिभाषा क्या होती है मैं बता रहा हूँ कि जब किसी पारदर्शक माध्यम के एक तरफ कलई करके अपारदर्शक बना दिया जाता है, जब किसी पारदर्शक माध्यम के एक तरफ कलई करके, कलई का मतलब पालिश करके उसे अपारदर्शक बना दिया जाता है, तो ऐसे माध्यम जो नया प्राप्त माध्यम होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण का मतलब वे होता है ऐसा माध्यम जिसके एक तरफ कलई कर दिया जाए तथा दूसरे तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे माध्यमों को दर्पण कहते हैं। दर्पण को आकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है गोलीय दर्पण, जिसकी सतह गोलाकार होती है, और दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण की जो परिभाषा होती है समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि जब किसी दर्पण की परावर्तक सतह गोलाकार होती है, परावर्तक का मतलब जब कोई किरण जाकर उस पर टकराती है और टकराने के बाद वापस चली आती है, तो जिस सतह से टकराती है यदि वो गोलाकार होगा तो उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। ये गोलाकार ऐसे भी हो सकता है, ये गोलाकार ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा जो होता है वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में जो जिसकी सतह जो होती है वो सीधी होती है, सीधी मतलब समांतर होती है, तो इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो गोलीय दर्पण है, ये दो प्रकार का है, प्राप्त हो रहा है। एक जो है, एक की सतह धंसी हुई है और दूसरे की सतह उठी हुई है। तो धंसी सतह वाला जो दर्पण होगा और उठी सतह वाला जो दर्पण होगा, दोनों में बस अंतर यही होगा कि धंसी सतह वाला जो दर्पण होगा उसके उठे हुए भाग पर कलई की जाएगी, उसके उठे हुए भाग पर पालिश कर दी जाती है, और जो उठा हुआ दिखने वाला जो दर्पण होगा उसके धंसे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है। तो हमको दो प्रकार के दर्पण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है और इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है और इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। फिर इसके बाद समतल दर्पण है। समतल दर्पण के भी यहाँ पर हम लोग एक तरफ रंग देंगे, इधर से प्रकाश को भेजेंगे। इन दोनों दर्पणों को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग बाएं तरफ से देखते हैं। सबसे पहले एक नियम जानते हैं कि किसी भी दर्पण के दाएं तरफ ही रंगा जाता है, दाएं तरफ ही पालिश किया जाता है और बाएं तरफ से किरणों को भेजा जाता है। जब बाएं तरफ से किरणों को भेजा जाएगा और सतह यदि उठी हुई होगी, उठी का मतलब है कि उठल का मतलब होता है उत्तल। उत्तल दर्पण मतलब उत्तल दर्पण, और जो धंसा हुआ परावर्तक सतह वाला जो दर्पण होगा उसे क्या कहा जाएगा? अवतल दर्पण। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, इसका जो अगला टॉपिक होगा ये होगा
कि जो ये दर्पण है, ये जो दर्पण है, दर्पण पर स्थित महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले हम दर्पण बनाते हैं, या इधर हम लोग बना लेंगे अवतल दर्पण, और यहां हम लोग बना लेंगे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको मैं यहीं पर लिख देता हूं। सबसे पहले होता है दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को पोल कहा जाता है। चलिए, ध्रुव पोल कहा जाता है। फिर दूसरा जो होता है वो होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। फिर जो तीसरा होता है वो होता है मुख्य अक्ष। चलिए, तीसरा वक्रता त्रिज्या को रखते हैं, वक्रता त्रिज्या। चौथा जो होता है वो होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद जो पॉइंट आएगा वो होगा मुख्य फोकस। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा उसको हम लोग कहेंगे वस्तु। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा उसको हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब। इन सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले मान लिया कि ये अवतल दर्पण है, यहाँ जो है ये पॉलिश किया गया है। ये मान लिया उत्तल दर्पण है, यहाँ पॉलिश किया गया है। इसके उठे हुए भाग पर पॉलिश किया गया है, इसके धसे हुए भाग पर पॉलिश किया गया है। इसकी परावर्तक सतह धसी हुई है, इसकी परावर्तक सतह उठी हुई है। सबसे पहले मुख्य ध्रुव पढ़ते हैं कि मुख्य ध्रुव क्या होता है। मुख्य ध्रुव को जानने के लिए इस दर्पण के सबसे शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य में, एकदम मध्य में जो बिंदु स्थित होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कहते हैं कि दर्पण के परावर्तक सतह के, दर्पण की ये जो परावर्तक सतह है इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नापिए, नापने के बाद एकदम बीचों बीच जो बिंदु होगा उसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? इसी तरीके से यहाँ भी होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका जो, यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है परावर्तक सतह, इस परावर्तक सतह के मध्य में जो बिंदु होगा उसे दर्पण का ध्रुव कहा जाएगा। यह उत्तल दर्पण के लिए है और यह अवतल दर्पण के लिए है। इसके बाद होता है वक्रता केंद्र। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो दर्पण है एक खोखले गोले से निकला हुआ है। ये खोखला गोला कुछ ऐसा हो सकता है, ये खोखला गोला जो है कुछ ऐसा हो सकता है, और इस खोखले गोले का एक केंद्र कहीं ना कहीं होगा। मान लिया कि यहाँ पर केंद्र होगा, तो इसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। उसी तरीके से ये भी किसी न किसी खोखले गोले का कोई भाग होगा और इसका भी कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा। उसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। इसके बाद वक्रता केंद्र का जो परिभाषा होता है इसको जान लेते हैं। कहते हैं कि गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग है। गोलीय दर्पण का एक भाग है, तो कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है।
कोई भी गोली दर्पण जिसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आते हैं, वो एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, एक अंश होता है। ये भी एक भाग होता है, एक अंश होता है। उसी के गोले के केंद्र को, उसी गोले के जो कांच का जो खोखला गोला होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये हो गया वक्रता केंद्र। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ भी ये केंद्र, मान लीजिए कि यहाँ पर ये केंद्र है और यहाँ पर ये परिधि है। ध्रुव को परिधि पर स्थित एक बिंदु मान लेंगे, तो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये जो दिखाई दे रही है, इसको वक्रता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या, इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसे वक्रता त्रिज्या कहेंगे और इसे R से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद वक्रता त्रिज्या के बाद जो पॉइंट है वो मुख्य अक्ष होगा। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? कहते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली ये जो सीधी रेखा है, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है, उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष के बाद अगला पॉइंट आता है मुख्य फोकस। फोकस किसे कहते हैं? तो फोकस सबसे आसान तरीका है, एक तो फार्मूले से भी जान सकते हैं और दूसरा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो उससे जान सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी वस्तु पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए एक सिंपल सा शब्द आपको परिभाषा बताता हूँ कि ये वक्रता के जो दर्पण के मुख्य अक्ष पर जो स्थित एक बिंदु होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसी पर स्थित एक बिंदु होता है। वो बिंदु एक बिंदु होता है जो कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के एकदम बीचों बीच होता है। उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ भी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच में एकदम स्थित एक बिंदु होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस के बाद इसी में फोकस दूरी को भी समझ लेते हैं। मुख्य फोकस या फोकस दूरी कहते हैं मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव तक, मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, उसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि वस्तु क्या होती है। तो वस्तु और प्रतिबिंब एक अलग सा का टॉपिक है, जिसको एक वीडियो में अभी बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको एक अलग से वीडियो बनाकर हम उसको बताएंगे कि वस्तु क्या होता है और उसका प्रतिबिंब क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को बढ़ाएं कि मैं ऐसे ही आगे भी वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।